प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब वीडियो चैनल के अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने राज्यपाल पद की व्यवस्था, राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया, राज्यपाल का कार्यकाल और राज्यपाल के लिए योग्यताएं आदि बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम राज्यपाल की शक्तियों पर प्रकाश डालेंगे। तो आपको बताया था कि भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 167 तक राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। अब यहाँ पर बात करें राज्यपाल की शक्तियों की, तो राज्यपाल की शक्तियाँ सामान्यतः केंद्र में राष्ट्रपति की शक्तियों के समान ही हैं। जिस तरह केंद्र सरकार में, संघ सरकार में राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती है, उसी तरह राज्यों में राज्यपाल की शक्तियाँ होती है, परंतु फिर भी दोनों में काफ़ी अंतर है। दोनों की शक्तियों में मुख्य अंतर यह है कि राज्यपाल को राजनयिक, सैनिक या आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। समानताओं की बात करें, जब हमने देखा जिस तरह से केंद्र सरकार में केंद्र का राष्ट्र जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, यानी संवैधानिक जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। इसी तरह राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। दोनों को ही अपने अपने मामलों में, केंद्र सरकार के मामले में राष्ट्रपति को और राज्य सरकार के मामले में राज्यपाल को शक्तियां अपने अपने स्तर पर प्राप्त होती हैं। लेकिन जो यहाँ मुख्य जो अंतर बताया है राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में, वो राजनयिक मामलों में, सैनिक मामलों में या फिर आपातकालीन शक्तियाँ के मामले में, जो कि राष्ट्रपति को तो प्राप्त होती है परंतु राज्यपाल को नहीं। तो यहाँ पर हम बात करें, सामान्य तौर पर राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। उसी तरह केंद्र सरकार में जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसी तरह राज्यपाल है अपने राज्यों में जो विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है। इसी तरह राज्य के महाअधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है और राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करता है। तो इस प्रकार ये सामान्यतः प्रमुख जो राज्यपाल की जो शक्तियां हैं। इसी तरह राष्ट्रपति की शक्तियां केंद्र के मामले में है, जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने के मामले में, इसी तरह न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम राज्यपाल की शक्तियों को विधायी शक्तियाँ, कार्यपालिक शक्तियाँ, वित्तीय मामलों में शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और स्वविवेकाधिकार शक्तियाँ, इन बिंदुओं के अंतर्गत अलग अलग बिंदुओं में प्रत्येक बिंदु पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात आती है विधायी शक्तियाँ। विधायी का मतलब व्यवस्थापिका से संबंधित राज्यपाल की क्या शक्तियाँ हो सकती हैं, उसकी बात कर रहे हैं। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्य की जो व्यवस्थापिका होती है उसका अभिन्न अंग होता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में किया गया है। तो पहली जो बात आई विधायी शक्तियों के अंतर्गत, राज्यपाल है राज्य विधानमंडल का प्रमुख अंग होता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 168 में किया गया है। इसके अलावा राज्यपाल है विधानमंडल का अधिवेशन बुलाता है।
उसका सत्रावसान कर सकता है, स्थगित कर सकता है, विधानमंडल को विघटित कर सकता है। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण चीज़ है कि राज्यपाल जो है विधानमंडल का अधिवेशन बुलाने, सत्र अवसान करने, सत्र को स्थगित करने और विधानमंडल को स्थगित करने का अधिकार रखता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 में किया गया है। इसके बाद अपन बात करें, राज्यपाल राज्य विधानमंडल के किसी सदन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। राज्यपाल को यह भी शक्ति दी गई है कि वो विधानमंडल के किसी सदन अथवा दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है, अनुच्छेद 175 के तहत। तो विद्यार्थियों, आपने देखा ताकि जब विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन की जब बात करें तो उसको संबोधित करने की जो शक्ति है वो राज्यपाल को दी गई है और उसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175 में की गई है। अब अगली बात आती है कि जब एक विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक कानून का रूप धारण नहीं करता जब तक कि उस पर राज्यपाल अपनी स्वीकृति नहीं दे देता, अर्थात अपने हस्ताक्षर नहीं कर देता। तो यह राज्यपाल की महत्वपूर्ण विधायी शक्तियों में आता है कि किसी विधेयक को कानून का रूप तभी दिया जा सकता है जब यदि अंतिम रूप से उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर राज्यों में राज्यपाल का हस्ताक्षर हो जाए, और केंद्र सरकार जब भी कोई कानून बना सकता है जब उस पर अंतिम रूप से राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाए। तो यहाँ समकक्ष की सी स्थिति है जहाँ केंद्र में राष्ट्रपति कानून को अंतिम रूप देता है और राज्यों में राज्यपाल। अब बात आती है कि वित्त विधेयक के मामले में राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं। तो वित्त विधेयक को राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही सदन में रखा जा सकता है। जब तक अनुमति नहीं मिलती तब तक नहीं रख सकता। यदि विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो राज्यपाल इस समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। तो राज्यपाल के लिए ये भी एक महत्वपूर्ण विधायी शक्तियों में आ जाता है कि जब कभी उसे लगे कि विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो वो किसी एक एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को विधानसभा के लिए मनोनीत कर सकता है स्वविवेक से। इसके अलावा जिन राज्यों में विधान परिषद अर्थात जहाँ पर द्विसदनीय विधान मंडल है वहाँ पर राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को, जो कि साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनको मनोनीत कर सकता है। तो जिस तरीके से केंद्र सरकार में राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, उसी तरीके से राज्यों में राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को, जो कि साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन से संबंधित जो व्यक्ति है या उनसे जुड़े हुए जो कार्य करते हैं, उनको विधान परिषद के लिए मनोनीत करने की शक्ति रखता है। इसके अलावा अगली बात करें उसकी विधायी शक्तियों में, तो जब राज्यपाल के समक्ष किसी विधेयक को हस्ताक्षर करने के लिए प्रस्तुत किया जाए तो राज्यपाल के पास कई विकल्प होते हैं। कोई विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है तो राज्यपाल उस पर क्या कर सकता है, उसके पास कौन कौन से विकल्प उपलब्ध होते हैं। सबसे पहली बात करें, वह अनुमति प्रदान कर सकता है। यदि विधेयक धन विधेयक नहीं है तो, चूंकि धन विधेयक यदि है तो उसको अनुमति देनी ही देनी होती है, उसको मना नहीं कर सकता, ना अपने पास रोक सकता। लेकिन धन विधेयक के अलावा अन्य जो विधेयक हैं उनको वह उनकी अनुमति देने से इनकार कर सकता है, अनुमति प्रदान भी कर सकता है। राज्यपाल उसे मंत्रिमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो यहाँ पर कोई विधेयक जो कि धन विधेयक नहीं है राज्यपाल के लिए भेजा जाता है हस्ताक्षर के लिए, तो राज्यपाल उस पर अनुमति प्रदान भी कर सकता है।
अनुमति रोक भी सकता है और पुनर्विचार के लिए विधेयक को लौटा भी सकता है। तो यहाँ 2-3 विकल्प राज्यपाल के पास होते हैं, परंतु यदि वो धन विधेयक है तो ना तो उसको रोक सकता, ना पुनर्विचार के लिए लौटा सकता, उसको अनुमति देनी ही होती है। अब बात आती है, इसके साथ ही राज्यपाल को एक विशेष अधिकार भी प्राप्त है जो राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, जिसमें किसी भी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकते हैं। कोई विधेयक राज्यपाल के पास प्रस्तुत किया गया, उस पर न तो अनुमति दे रहा है ना वापस लौटा रहा है, उनमें से किसी विधेयक को ऐसा महसूस हो कि इसको राष्ट्रपति के विचार के लिए, परामर्श के लिए सुरक्षित रखना आवश्यक है, तो वो उस विधेयक को राष्ट्रपति के परामर्श हेतु सुरक्षित रख सकता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत व्यवस्था दी गई है। ऐसी स्थिति कब आती है? यदि राज्य विधानमंडल का अधिवेशन नहीं हो रहा हो तो अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी भी कर सकता है। अध्यादेश को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित जो कानून है या अधिनियम के समान ही मान्यता प्राप्त होगी। तो यहाँ पर 2-3 बिंदुओं को विद्यार्थियों पुनः देखना होगा कि राज्यपाल को विधेयक जो भेजे जाते हैं हस्ताक्षर के लिए ताकि वो कानून बन सके, उस पर क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। तो मैंने आपको पूर्व बताया कि विधेयक पर अनुमति प्रदान कर सकता है, विधेयक को रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को लौटा सकता है। इसके साथ ही एक विशेष अधिकार प्राप्त होता है जो राष्ट्रपति को भी देता कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत वह किसी विधेयक को राष्ट्रपति के परामर्श या विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। इन सभी के बाद जब कभी विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्य में किसी महत्वपूर्ण कानून की सख्त आवश्यकता हो, तो उस स्थिति में राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, उसी तरह राज्यपाल राज्य शासन के अंतर्गत अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अब बात आती है इस अध्यादेश की मान्यता क्या विधानमंडल के द्वारा सामान्य सत्र के दौरान बनाए गए कानून के समान ही? हाँ, 6 माह तक तो उस अध्यादेश की शक्तियाँ और मान्यता विधानसभा के द्वारा पारित कानून के समान ही होती है, लेकिन 6 महीने बाद जब सत्र में आ जाए विधानसभा तो उस पर प्रस्ताव पारित करा के हस्ताक्षर कराने अनिवार्य होते हैं। तो इस प्रकार अपने विद्यार्थियों देखा कि किस तरीके से राज्यपाल की जो विधायी शक्तियां हैं उनका उल्लेख यहाँ पर हमने किया। अब बात आती है राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। चूंकि कार्यपालिका संबंधी समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं, राज्य के जो भी कार्यपालिका संबंधी कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम से ही होते हैं। सभी कार्यों में औपचारिक रूप से राज्यपाल का नाम होता है, अर्थात राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता था, मुख्यमंत्री की सलाह पर, उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 164 में दिया गया है। इसके अलावा राज्य का जो महाअधिवक्ता होता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य जो होते हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जो कि उसकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के अंतर्गत आता है। इसके अलावा राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी नियुक्त करता है। राज्य का जो निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके अलावा राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों में या किसी विधायी योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते। प्रशासनिक और व्यवस्थापिका संबंधी जो मामले हैं उनके बारे में राज्यपाल मुख्यमंत्री से परामर्श मांग सकता है, जानकारी प्राप्त कर सकता है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुल अधिपति भी होता है और वह राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। तो ये सभी विद्यार्थियों
राज्यपाल की कार्यपालिका से संबंधित शक्तियों के अंतर्गत आता है। तो इस तरह विद्यार्थियों, आज हमने इस वीडियो में राज्यपाल की शक्तियों के बारे में चर्चा की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जब आए उसकी विधायी शक्तियाँ और उसकी कार्यपालिका शक्तियों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। अगले वीडियो में हम राज्यपाल की अन्य जो शक्तियाँ बच गई उन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।